आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त नैमुर रहमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लॉ के ऊपर एक अवेयरनेस सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा मकसद वक्फ एक्ट के ऊपर बात करने का है। हम हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट अफजल डकनी साहब है। हम उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सब जानना ये है, लफ्ज वक्फ कानून की नजर में क्या है, अवाम में ये अवेयरनेस लाने के लिए आज आप इसके ऊपर जरा तफसीर से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया होप टुडे का कि आज की ये लीगल अवेयरनेस सीरीज कानून औक़ाफ़ में अवेयरनेस के बारे में आपने ये रखी है। वक्फ ये एक ऐसा डेफिनेशन है कानून की रोशनी में, ये बताता है कि ऐसी जायदाद या मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो अल्लाह की राह में खिदमत की नीयत से परमानेंटली डेडिकेट कर दी जाती है, मुख्तस कर दी जाती है, वक्फ कर दी जाती है, उसे वक्फ कहते हैं। और लिहाजा कानून की रोशनी में वक्फ की दो शक्ल दे सकते हैं आप। एक वक्फ मजहबी होता है, एक वक्फ होता है खिदमती। एक पहला जो रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ होता है, जैसा कि कब्रिस्तान, मस्जिद हो या ईदगाह हो या कोई दूसरे इदारे हो, और खिदमत की नीयत से कौम के लिए ऐसे इदारे जो स्कूल हो, जैसा कि बॉडी है और हॉस्पिटल्स है, ये खिदमती इदारे हैं। लिहाजा वक्फ की रोशनी, कानून की रोशनी में वक्फ की एक वसी डेफिनेशन है जिसमें ये दोनों मकसद आते हैं, मजहबी इदारे और खिदमत के लिए इदारे। और दोनों इदारों का जो मकसद है वो कुरान और शरीयत के रोशनी में उसका अमल हो, और उसका अमल मजहबी नीयत से और खिदमत की और ईसाले सवाब की नीयत से जो मुख्तस किया जाता है, उसे वक्फ कहते हैं। जी वकील साहब, जानना यह है हमारे हिंदुस्तान में ये वक्फ कानून कब बना और इसमें तब्दीलात कैसे कैसे आए, अब तक का ये सफर कैसा रहा, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, वक्फ के कानून के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनतों के पीरियड से लेकर मुगलिया सल्तनत में शाही फरमान होते थे। उस शाही फरमान के हिसाब से मजहबी इदारों का मैनेजमेंट चलता था। उसके बाद जब अंग्रेज आए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना सबसे पहले। उसके बाद उसका अमेंडमेंट आया 1923 में, और आज़ादी के बाद सबसे पहले सेंट्रल वक्फ एक्ट कोडिफाइड हुआ 1954 में। उसके बाद 1954 से 1995 तक कमोपेश 8 से 4 बार अमेंडमेंट्स आए वक्फ एक्ट में, और 1913 में एक अमेंडमेंट आया, और एट द लेटेस्ट उम्मीद एक्ट 2025, ये वक्फ एक्ट फिलहाल आपकी आज की तारीख में लागू में है। लिहाजा वक्फ कानून का सफर आज का आपका नहीं है। मुगलिया सल्तनतों से पहले से मजहबी इदारों को किस तरह से इंतजामात करे, मजहबी इदारों का कानून कैसा हो, इदारों की इंतजामात कैसा हो, और मजहबी इदारों बिलखुसूस वक्फ प्रॉपर्टीज का उसका लीगल रिकॉर्ड्स हो या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, ये तमाम से ट्रेवल होते हुए 1954 में कोडिफाइड वक्फ एक्ट बना, सेंट्रल वक्फ एक्ट। उसके बाद चेंजेस आने के बाद आज की तारीख में वक्फ उम्मीद एक्ट 1925 एट द लेटेस्ट एक्ट है। जानना यह है, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के तो प्रॉपर्टीज है, पर तेलंगाना में कितनी है वक्फ की प्रॉपर्टीज, ये बताइए आप। जी साहब, ये जो औकाफी जायदादें मुल्क भर में अरबा रुपए की और करोड़ा एकड़ की जायदादें हैं, और अक्सरियत वक्फ प्रॉपर्टीज की उत्तर प्रदेश में है। जब जैसा कि आपने कहा है हमारे तेलंगाना में, बिलखुसूस हमारे तेलंगाना में 45,682 इंस्टीट्यूशन है वक्फ प्रॉपर्टीज के, और रकबे के हिसाब से देखा गया तो हमारे तेलंगाना में रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज जो है 77,538, यानी 77 कमोपेश 77,000 वक्फ प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ एकर्स है। मगर अफसोस के बात यह है कि ये इस वक्फ 77,000 में 57,000 वक्फ प्रॉपर्टीज तेलंगाना में आज भी नाजायज कब्जों में है, या फिर लीगल लिटिगेशन में है, या फिर
बुरी हालत में है। लिहाजा 55,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज जो नाजायज कब्जे में है, तो टोटल हिसाब से देखा गया तो तेलंगाना की 7% वक्फ नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज में से 80% वक्फ प्रॉपर्टीज नाजायज कब्जे में है। और आपको आज यहाँ पे जो दिख रही है वो 20% ही आपके हाथ में, वक्फ बोर्ड के इंतजाम के हाथ में है। लिहाजा सबसे कसीर तादाद अगर नाजायज कब्जों की वक्फ प्रॉपर्टीज पे अगर है तो वो डिस्ट्रिक्ट मेदक है, जिसमें टोटल इन टर्म्स ऑफ लैंड बता रहा हूं मैं, टोटल 23,900 चिल्लर एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी नोटिफाइड है मेदक डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त के। मगर नाजायज कब्जे कमोपेश मुकम्मल तरीके से नाजायज कब्जे 23,782 एकड़ के ऊपर नाजायज कब्जे है। बोलने का मतलब आपको ये है कि पूरे मेदक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन वक्फ प्रॉपर्टीज नाजायज कब्जे में। दूसरा मुकाम आता है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इन टर्म्स ऑफ लैंड 14,700 चिल्लर एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी है नोटिफाइड, और जिसमें 13,400 वक्फ एकड़ की तो वक्फ प्रॉपर्टी नाजायज कब्जे में है। आदिलाबाद में भी इसी हालत का है। तो कमोपेश मेदक, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, आदिलाबाद और महबूब नगर ऐसे हल्के हैं जिसमें काफी बड़े एक्सटेंट की वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर नाजायज कब्जे है। और इस हिसाब से देखा गया तो 20% ही वक्फ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल में है और 80% नाजायज कब्जे में है। और इसका जो डेटा है ये सचर कमेटी में की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि नाजायज काबिजीन में 20% वक्फ की जमीन बची हुई है। तो ये जमीन को बचाने के लिए किस किस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती, ये कौन कौन मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर? कानून औकाफ के हिसाब से, वक्फ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वक्फ का जो मैनेजमेंट है, उसका सुपरविजन है, कंट्रोल जो होता है, ये इसका सिस्टम है वक्फ एक्ट के हिसाब से, उम्मीद एक्ट के हिसाब से। सबसे पहले हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद वक्फ बोर्ड आता है जिम्मेदारों में, और उसके बाद मुतवलियान आते हैं, और उसके बाद कमेटियान जो बने हैं, और उसके बाद हम आप आमतुल मुस्लिमीन भी आते हैं कि ये जो पूरे कैरेक्टर्स है, वक्फ बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दी गई है इस कानून में। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत कुछ जिम्मेदारियां दी गई है। और वक्फ बोर्ड एक जनरल सुपरिटेंडेंट रखता है तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज स्टेट में। और उसके बाद जिम्मेदारी आती है वक्फ मुतवलियान की। उनकी जिम्मेदारी है कि वक्फ जायदाद पर का सही इंतजामात हो, उसके ऊपर नाजायज खाबिज होता है कोई तो उसके ऊपर एक्शन ले, या फिर हुकूमत को बोले या वक्फ बोर्ड को बोले। सबसे आखिर में जो जिम्मेदारी आती है हम आप आमतुल मुस्लिमीन की आती है, क्योंकि वक्फ एक्ट के हिसाब से हर मुसलमान एक बहैसियत पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ वक्फ रखता है, और बहैसियत बेनिफिशियरी उसकी उसके राइट्स भी है कि उस इदारे का फायदा उठाए, और उसकी ड्यूटीज भी है कि उसके वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाए। आम आदमी को ये इख्तियार है कि अगर मुतवली, कमेटी या बोर्ड फेल हो गए तो वो अपनी तरफ से अदालतों को रुजू हो सकता है या हुकूमतों पर रुजू हो सकता है, क्योंकि कानून औकाफ ने कोई किसी तरह की आम आदमी के ऊपर भी पाबंदी नहीं रखी है कि वो कानूनी इक़दाम ना ले सके। लिहाजा आप जैसा बता रहे हैं कि ये 80% वक्फ प्रॉपर्टीज तेलंगाना में नाजायज कब्जे में गई है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत और वक्फ बोर्ड और उस वक्त के मुतवलियान, और आखिर में हम मुसलमान भी है जिसने इस नाजायज कब्जों के ऊपर प्रॉपर आवाज नहीं उठाई, और हमने सही तरीके से कानूनी इक़दाम नहीं करे। और इसके वो भी लोग जिम्मेदार है जो नाम निहायत सियासी कायदीन थे, जो वो भी लोग जिम्मेदार है जो जिस तरह से हुकूमत की चापलूसी करते हुए वक्फ बोर्ड में अरकान रहते हुए इसके बावजूद भी नाजायज काबिजीन के खिलाफ एक्शन नहीं लिए, ये तमाम लोग जिम्मेदार है। लिहाजा आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इसकी तहफ़्फ़ुज़ का किस तरह से इक़दाम कर सकते हैं आगे जाकर, तो आपके इस चैनल के जरिए मेरा बोलना यह है कि हुकूमत पर तकिया मत करिए। ये एक कम्युनिटी ओरिएंटेड एक मजमूई तरीके से, सोसाइटी बेस्ड और कौमी बेस्ड तरीके से एक मुहिम हो, जिसमें आम मुसलमानों में, आमतुल मुस्लिमीन में इस ऐसी बेदारी आए
कि वक्फ के तहफ्फुज के लिए आम मुसलमान भी आवाज उठा सकता है। लिहाजा ऐसी बेदारी आने से यकीनन गैस वक्फ प्रॉपर्टीज को वापस लेने के लिए वो इकदाम ले सकते हैं और है सो वक्फ प्रॉपर्टी में उसको बेहतर से तहफ्फुज करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। जब तक हम बेदार नहीं होंगे तो औकाफी जायदाद इस तरह से ही बर्बाद होते रहेंगे। जी सर। वक्फ आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक फायदा उठाने की चीज है, तो मुसलमानों के लिए इससे क्या फायदा हो सकता है और मुसलमान इससे क्या फायदा उठा सकता है, उसके ऊपर जरा डिटेल में बोलिए। देखिए, वक्फ एक्ट और कानून वक्फ और लफ्ज वक्फ ये जो है एक मजहबी उमूर वाला इदारा है और ये प्योरली इबादत और खिदमत की नीयत से क्रिएट किया जाता है और इसका ताल्लुक रास इबादत से है और इसका ताल्लुक कुरान और हदीस और शरीयत के से है। क्योंकि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है इसका मकसद ये है कि आप अगर कब्रिस्तान है तो तदफीन अमवात के लिए काम आएगा, मुसलमानों की फलाह के लिए, या फिर मस्जिद है तो इबादत के लिए आएगा, मदरसा है तो दीनी तालीम के लिए काम आएगा, और ईदगाह है तो ईदैन की नमाज के लिए काम है। इसी तरह से कोई दवाखाना या फिर कोई ऐसा इदारा जो खिदमत के लिए या फिर गरीब गुरबा मसाकिन की फलाह बहबूद के लिए, कई ऐसे वक्फ इदारे भी है जो बेवा और यतीम के लिए खिदमत के लिए है। लिहाजा दोनों जो कॉन्सेप्ट है वक्फ के, मजहबी खिदमत और समाजी खिदमत, ये तमाम दोनों खिदमतें ये कुरान और हदीस से वाबस्ता है। लिहाजा हमारा आपका ये ईमान है कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है अल्लाह की अमानत है, इसका तहफ्फुज करना भी एक हमारे लिए बहैसियती इबादत है। लिहाजा ये इबादत में भी आपका फायदा होगा, इसका तहफ्फुज करेंगे तो, और दूसरी चीज क्या है, कौम का भी फायदा होगा, जैसा कि इसकी आमदनी हो या इसकी फलाह बहबूद वाले काम हो या फिर इसके तहत बड़ी जायदाद अगर होती है तो वहां पर इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, उसको कायम करने के लिए काम आ सकती है। जिस तरह से सचर कमेटी ने बताया है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज का अगर तेलंगाना में सही तरीके से इस्तेमाल हो और उसकी सही तरीके से आमदनी वसूल हो तो मुसलमानों की जो माशी मसाइल है काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। लिहाजा ये काफी स्ट्रैटेजिक और ये एक डेटा एनालाइज है सचर कमेटी का कि वक्फ प्रॉपर्टीज तेलंगाना में काफी तादाद में खाली पड़ी हुई है, उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लिहाजा इसके लिए आवाम में, कौम में बेदारी मुहिम आना जरूरी है ताकि हर वक्फ प्रॉपर्टीज हर तरीके से मंशा वक्फ के हिसाब से इस्तेमाल हो और जिसका फायदा हमारी इबादतों के लिए भी हो और हमारी कौम की फलाह बहबूद के लिए भी हो। जी मुगिल साहब, जैसे कि हाल ही में उम्मीद पोर्टल के ऊपर एक एक्ट आया हुआ है कि उसका जो टाइम है, टाइम ऑफ पीरियड, उसको एक्सटेंड करें, तो उसमें इनरोल करने के लिए जो मस्जिद कमेटीज है या दरगाह कमेटीज है उन लोगों को कितना पहल करना चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, जरा उसके ऊपर तफसीलात बताइए। देखिए, ये उम्मीद एक्ट जो लेटेस्ट उम्मीद पोर्टल का जो अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस दिया गया है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन करना, उसका अपडेट करना, उसका अपग्रेड करना और उसको नोटिफिकेशन के बारे में बोलना और इंक्लूडिंग नोटिफाइड प्रॉपर्टीज एज वेल एज वक्फ यूजर वक्फ प्रॉपर्टीज, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल में अपडेट करने का एक वक्त दिया गया था जो 6 दिसंबर को खत्म हुआ था। उसके बाद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ ट्रिब्यूनल में एक दरखास्त डाली गई। उस दरखास्त के बुनियाद पे वक्फ ट्रिब्यूनल में और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। तो लिहाजा उस 3 महीने का एक्सटेंशन 6 दिसंबर से चालू हुआ है जो कि 6 मार्च तक कमोपेश खत्म होगा। लिहाजा ये उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना इंतहाई यकीनन इतना जरूरी है क्योंकि कानून ये बताता है कि उम्मीद पोर्टल में जो नोटिफाइड अपलोडेड वक्फ प्रॉपर्टीज, जो वेरीफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी तो वो वक्फ प्रॉपर्टीज की हैसियत नहीं रहेगी। लिहाजा अगर उम्मीद पोर्टल के तहत हम उसको सही तरीके से अपग्रेड करेंगे तो यकीनन वक्फ प्रॉपर्टीज जो नाजायज कब्जे में है उसको भी वापस लाने में कुछ आसानी मिल सकती है। और इस उम्मीद पोर्टल का अपग्रेडेशन वक्फ बोर्ड के साथ साथ कमेटियान और मुतवलियान की भी जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसमें बेदारी लेके आए, क्योंकि ये जब तक आम बेदारी नहीं आएगी, कानून औकाफ के तहत जो अवेयरनेस है, जिस तरह से
ये जो वक्फ होता है ये ये एक हमारे कौम की मिल्कियत है और अल्लाह की अमानत है। इसका मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर हम इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फेल रहेंगे तो काफी कौमी नुकसान होगा। और दूसरी चीज क्या है, जो जिस मकसद से जिसने वक्फ किया है वो मकसद को हम अमल में नहीं ला सकते और वक्फ प्रॉपर्टी से तबाही और बर्बादी का शिकार होगी। लिहाजा आपके चैनल के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि उम्मीद पोर्टल में अपग्रेड करने के लिए अब ये इस तरह से नई मुहिम होना चाहिए और ये कम्युनिटी बेस्ड मुहिम होना चाहिए। हर मुतवलियान की और कमेटियों की या सोसाइटीज हो या ट्रस्ट हो, उन लोगों को चाहिए कि उसको अपग्रेड करे और वक्फ बाय यूजर भी अपग्रेड हो सकती है। लिहाजा तेलंगाना में नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज 45,000 है। नॉन नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ बाय यूजर में आएगी और उम्मीद है कि और कसीर तादाद में वक्फ प्रॉपर्टीज की तादाद बढ़ेगी। शर्त यह है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ बेहतर से हो, ट्रांसपेरेंट हो, मुतवलियान हो, कमिटियान हो, एकदम ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे तो इसका मकसद जो मजहबी और खिदमती मकसद है वक्फ का, कामयाब होगा। तो नाजरीन, आपने देखा वक्फ के ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई। तो अगली बार फिर एक मुद्दे के ऊपर फिर मुलाकात करेंगे। एक लॉ की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आपका व्यूवरशिप बहुत जरूरी है, आपका सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, आपका शेयर बहुत जरूरी है। तो दे इजाजत, फिर कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।